नमस्ते बच्चों। मैं आज राजनीति विज्ञान की क्लास में मैं बीए द्वितीय वर्ष का क्लास लेकर आपके सामने आया हूँ। इस क्लास में आप जानेंगे, समझेंगे कि बीए द्वितीय वर्ष का जो कोर्स है उसमें दो पेपर को रखा गया है, जिसमें से पहला पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में और दूसरा पेपर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड तुलनात्मक राजनीति और शासन की बात कही गई है। तो आज हम जो पेपर बढ़ाएंगे वो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ हमने इसमें चर्चा की है, इसमें देखा है कि प्राचीन भारतीय राजनीति के स्रोत को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि प्राचीन भारतीय राजनीति के कौन कौन से स्रोत हैं जो हमारे राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। उनमें कौन सा ऐसा तथ्य है जो हमें प्राचीन समय से इसमें इन्वॉल्व किया गया, इसमें जोड़ा गया है। उन सब की चर्चा आज हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले जब राजनीतिक स्रोत की बात करें, प्राचीन भारतीय राजनीति के स्रोत की बात करें तो उसको दो पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट है जिसकी चर्चा हम इस रूप में कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पहले रूप में देखते हैं कि इसको दो बिंदुओं में बांटा गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा पार्ट है इसका पुरातात्विक स्रोत। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि साहित्यिक स्रोत भारतीय राजनीति में कौन कौन से हैं, उनके क्या महत्व हैं, और उन सब की चर्चा आज इस क्लास के माध्यम से आप तक बताने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि साहित्य स्रोत के अंतर्गत किन बिंदुओं को लिया गया है, इसकी चर्चा की गई है। उन सब को क्रमवार से मैं आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि कौन सा कितना कारगर सिद्ध हुआ है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जब हम चर्चा करेंगे तो पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है वो है वेद की बात करते हैं। वेद का भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारत में वेदों को सर्वोपरि रखा गया, वेदों को सबसे मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में देखा गया है। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि वेदों की संख्या चार प्रकार से है। इन चारों वेदों की को इस रूप में हम देख सकते हैं। वेद, पहला वेद है जो है प्राचीन वेद, जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। ये प्राचीनता का एक बिंदु है। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी प्राचीन तथ्यों को प्राप्त करते हैं, देखते हैं, जिसमें नदियों का उल्लेख किया गया, गंगा का उल्लेख किया गया है, यमुना का उल्लेख किया गया है और तमाम सारे चीज हैं जो भारतीय राजनीति को एक महत्व के रूप में महत्वता प्रदान करते हैं। फिर हम जब दूसरे नंबर के वेद के दूसरे वेद की चर्चा करते हैं तो वो है सामवेद। सामवेद के अंतर्गत बताया गया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है संगीत की बात की गई है और यहीं से सोमरस की उत्पत्ति होती है, यहीं सोमरस की चर्चा होती है सामवेद के अंतर्गत। और तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में आयुर्वेद को महत्व दिया गया है। आयुर्वेद से जुड़े हुए सारी जानकारियां इस वेद के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो चौथे वेद के रूप में अगर हम जानते हैं तो उसे अथर्ववेद कहा गया है। अथर्ववेद, इसमें ये उल्लेख मिलता है कि अथर्ववेद के अंतर्गत जादू टोना व जो भी इससे संबंधित तथ्य हैं इसके अंतर्गत आते हैं, इन सब की चर्चा होती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत में वेद सबसे महत्वपूर्ण है, और वेद से हमारे भारतीय राजनीति में बहुत सारे तथ्य जोड़े गए हैं, बहुत सारे तथ्यों को संकलन किया गया है। तो अब इसी क्रम में साहित्यिक स्रोत के दूसरे क्रम में देखते हैं, और देखते हैं कि भारतीय राजनीति में दूसरा स्रोत, साहित्यिक स्रोत में किसकी चर्चा होती है। तो दूसरे स्रोत की चर्चा करते हैं, उसमें देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की बात की गई है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से थी कि पूरे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कुछ वर्ग के लोग समस्त अधिकारों से वंचित थे, कुछ वर्ग के लोग समस्त सत्ता उनके हाथ में थी। तो ब्राह्मण ग्रंथों की जब चर्चा करते हैं तो ज्यादातर इससे जो है फर्स्ट और सेकेंड वर्ण के जो लोग थे इससे लाभान्वित थे, बाकी जो है वो उनको एक तिरस्कार की भावना से देखा जाता था। तो इसकी भी चर्चा हम भारतीय राजनीति स्रोत के अंतर्गत कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम चर्चा करते हैं तीसरे नंबर की जब चर्चा करते हैं तो हम चर्चा करते हैं पुराण की बात करते हैं। पुराण का भी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। वेद पुराणों की चर्चा जब होती है तो भारतीय राजनीति के लिए एक स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। पुराण की जब बात करें तो इसमें प्रमुख पुराण के रूप मत्स्य पुराण का नाम आता है, और इसके अलावा भी और पुराण है जिनकी चर्चा की गई है। अब अगले स्टेप में देखते हैं, चौथे बिंदु पर देखते हैं तो महाकाव्य की बात होती है। महाकाव्यों की जब चर्चा की जाए तो उसमें प्रथम रूप से रामायण का नाम आता है, और दूसरे रूप में देखा जाए तो महाभारत का नाम आता है। महाकाव्यों के दायरे में जब देखते हैं तो रामायण और महाभारत की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रामायण में क्या था। रामायण में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, उनकी शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है, उनके द्वारा जो है सत्य का साथ देते हुए असत्य की पराजय की कल्पना की गई है। ये तमाम सारी चीज ये हमारे भारतीय राजनीतिक साहित्य के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इसमें 7 कांडों की व्यवस्था की 7 कांड इसमें विद्यमान है। प्रत्येक कांड में अलग अलग तरीके से बताया गया है, जो कि भारतीय राजनीति के स्रोत के रूप में उसका अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम दूसरे महाकाव्य की चर्चा करें तो उसमें प्रमुख रूप से आता है महाभारत। महाभारत के लेखक के रूप में जिसे हम वेद व्यास को जानते हैं, और रामायण के लेखक के रूप में हम महर्षि वाल्मीकि की चर्चा की जाती है। तो महाभारत में 18 पर्वों की चर्चा की गई। प्रत्येक पर्व अर्थात कुरुक्षेत्र में होने वाले उन समस्त दिनों के अध्ययन को पर्वों के रूप में बांटा गया है, जिसमें 18 पर्व है। 18 दिनों कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध की कल्पना जो की जाती है, इसकी चर्चा जो की जाती है, ये भी प्राचीन भारतीय राजनीति के स्रोत के अंतर्गत इसकी चर्चा की जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि अगला बिंदु कौन सा है जो हमारे साहित्यिक स्रोत की तरफ इशारा करता है और उसको संदर्भित करता है। अगले रूप में हम देखते हैं बौद्ध साहित्य को। 5वां बिंदु है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के रूप में अगर हम चर्चा करें तो इसको भी, इसमें 3 ऐसे चीजें, त्रिपिटक, बुद्धम शरणम गच्छाम, 3 ऐसे जो हैं, धम्मपिटक जो बुद्ध जी के संदेश हैं, बौद्ध जी के संदेश हैं, उन्होंने कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया और कहाँ किस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने पहला उपदेश कब दिया,
वो समस्त सारी जानकारियां हम बौद्ध साहित्य के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। और इसके अंतर्गत इसको भी दो पार्टों में बांटा गया था। एक हीनयान है, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। तो ये भी दो धाराओं में बटा था। दोनों धाराओं के अलग अलग इसके कार्य थे, अलग अलग शैली थी, अलग अलग इनके विचार थे, अलग अलग तथ्य हैं। ये समस्त जानकारियां बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आती हैं, जिनकी चर्चा हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से हमारी ये राजनीतिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। इसी के अंतर्गत बौद्ध महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन को प्रदर्शित किया जाता है। जीवन दर्शन के बारे में चर्चा की जाती है कि वो कहाँ से कैसे इनको ज्ञान की प्राप्त हुई और कहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, इसलिए वो स्थल भी प्रसिद्ध है और वो स्थल भी साहित्यिक स्रोत के रूप में लिया जा सकता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं, अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। जो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है वो अगला बिंदु है जैन साहित्य। जब हम जैन साहित्य की बात करते हैं तो देखते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है और इसी से जुड़े हुए पार्श्वनाथ हैं, उनका भी नाम आता है। ये दो पार्टों में बटा हुआ था, एक दिगंबर, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। एक दिगंबर को मानने वाले जो जैन धर्म के लोग थे वो बिना वस्त्र धारण किए अपना जीवन यापन करते थे, और श्वेतांबर जो होते थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। वे श्वेत वस्त्र धारण करके अपना जीवन यापन करते थे। दोनों की विचारधाराओं में अंतर था, दोनों के सोच में अंतर था, विचारों में अंतर था, उनकी कार्यशैली में अंतर था, उनकी व्यवस्थाओं के अंतर्गत अंतर भी विराजमान होता है, देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैन साहित्य को भी भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोत के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसको अध्ययन करते हैं। इसमें महावीर स्वामी के जीवन दर्शन की पूरी कथा है, कहानी है, जिसको हम अपने इस व्यवस्था के अंतर्गत देख सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान में प्राचीन भारतीय राजनीति के स्रोत के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जा सकता है। हम अगले क्रम की जब चर्चा करें तो अगला क्रम हमारा है 7वें रूप में, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र की चर्चा होती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कौटिल्य ने एक ऐसी पुस्तक की रचना की है जिसका विस्तार हम देखने को मिलता है हमारे उत्तरी भारत की कुछ क्षेत्र हैं वहां से लिया गया, वहां की शासन व्यवस्था से लिया गया है। हम जैसे कश्मीर राज्य की बात करें तो वो क्षेत्रों में क्या राज्य व्यवस्था होगी, कैसा उसका संचालन होगा, कहने को तो यह अर्थशास्त्र है, परंतु इसमें संपूर्ण राजनीति की बात कही गई है। इसके लेखक के रूप में कौटिल्य का नाम आता है। कौटिल्य को हम 3 रूपों में जान सकते हैं, उनके नाम 3 रूपों में जान सकते हैं, जिसमें से पहला है, मूल नाम है उनका विष्णुगुप्त, दूसरा उनका नाम है चाणक्य और तीसरा उनका नाम है कौटिल्य। विष्णुगुप्त उनका मूल नाम है, चाणक्य उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से कहा जाता है और कौटिल्य उनके जो कौटिल्य प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम कौटिल्य पड़ा, जो उनके गोत्र से भी मैच करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक
विष्णुगुप्त भी हैं, चाणक्य भी हैं और कौटिल्य भी। अर्थशास्त्र में नाम का ये अर्थशास्त्र है, परंतु इसकी सारी कहानी जो है राजनीति से जुड़ी हुई है, कश्मीर के शासन व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसलिए इसको प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के अंतर्गत इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर सकते हैं। और ये अर्थशास्त्र हमारे राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी हम अनेक प्रकारों से हम इसकी रचना को देखा जाता है। इसकी चर्चा के दौरान इसको पाते हैं कि ये राजनीति का एक हिस्सा है। अगले बिंदु पे जब चर्चा करें तो ये देखते हैं मन स्मृति का नाम आता है। मनु स्मृति, मन स्मृति का नाम आता है, जिसके लेखक हैं मनु है। इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर वर्ण व्यवस्था का प्रारूप बनाया गया था। पहले प्राचीन जमाने में किस प्रकार से समाज को व्यवस्थित किया जाएगा, किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाएगा, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, मनु ने इस पुस्तक के अंतर कर रखा है। इन्होंने समाज को 4 वर्णों में बांटा था, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो सामाजिक व्यवस्था है मनु स्मृति के अंतर्गत आती है। ये भी हमारे भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोत के रूप में जोड़ा गया है, जाना जा सकता है। अगले बिंदु की जब चर्चा करें तो हमारे देश में प्राचीन, चाहे मेगास्थनीज की बात करें, उनकी इंडिका नामक पुस्तक को भी इसमें जोड़ा गया है। हर्ष का जो हर्षवर्धन यहाँ पे आए, उनके जो लेख थे, उनकी जो पुस्तकें थी, उनको भी प्राचीन राजनीति के अंतर्गत इनकी चर्चा की जाती है और समझा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब जो हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के अंतर्गत इनकी चर्चा की जा सकती है। अब हम चर्चा करते हैं कि दूसरा तथ्य क्या है जो हमारे राजनीति के स्रोत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन सब की चर्चा हम दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरा हमारा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों को शामिल किया गया है। अब इसमें देखते हैं हम कि पुरातात्विक का मतलब क्या है कि पुरातत्व विभाग, अर्थात जो हमें खुदाई में मिले साक्ष्य हैं उनकी चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। क्या क्या हमको इस पुरातत्व विभाग से प्राप्त हुए हैं, उनसे उनके द्वारा हमने क्या प्राप्त किया है और वो किस प्रकार से हमारे इस विषय से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से हमें एक नए तथ्य के रूप में कारगर सिद्ध हो रहा है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि शिलालेख की बात करते हैं। शिलालेख, पुरातात्विक स्रोत जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि खुदाई में हमें शिलालेख प्राप्त हुए, चाहे वो अशोक के शिलालेख हों, अशोक के शासन काल के शिलालेख हमें खुदाई मिले हों, या फिर अन्य जो शिलालेख मिले हैं जो कि पुरातत्व विभाग से प्राप्त हुए हैं और हमारे राजनीतिक स्रोत में कहीं न कहीं कारगर सिद्ध हो रहे हैं। दूसरी चर्चा करते हैं, दूसरा है वो है मुद्रा की बात करते हैं। मुद्रा का भी हम साक्ष्य के रूप में प्राप्त करते हैं। शासन काल के जितने हमारे यहाँ, हमारे देश में जितने प्रकार के शासन रहे हैं, चाहे मुगल कालीन शासन रहे हो, चाहे वो सातवाहन का शासन रहा हो, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो, चाहे वो तुर्कों का शासन रहा, सबके जमाने में मुद्राओं का अलग अलग संचालन किया गया था। सबके अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं। तो उन सब के जो साक्ष्य के रूप में हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत चयन कर सकते हैं।
चाहे वो शुंग वंश के शासन के काल में रहा हो, चाहे सातवाहन वंश के शासन काल में रहा हो, या फिर अशोक के काल में रहा हो। तो जो हमें खुदाई में प्राप्त होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखा जा सकता है। तीसरे रूप में देख सकते हैं, तीसरा है जिसे हम लिपि कहते हैं। खुदाई के दौरान या पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जब कोई साक्ष्य मिलता था तो उसकी भाषा कैसी होती थी, उसके लिखने का तरीका कैसे होता था, तो उस लिपि को किस प्रकार से पढ़ा जाता था। जैसे अशोक के शिलालेख में जो लिपि मिली है, खरोष्टी लिपि की चर्चा की जाती है, उसमें क्या लिखा गया है उसको हम इसमें भारतीय राजनीतिक स्रोत के अंतर्गत उसको जोड़ते हैं, जोड़कर देखते हैं और देखते हैं वो किस प्रकार से हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में कार्य कर रहा है। आगे हम जब चर्चा करें तो देखते हैं प्राचीन भवन। प्राचीन भवन की बात करते हैं। जब हम इतिहास की तरफ जाते हैं, इतिहास की तरफ देखते हैं, तो चाहे वो हड़प्पा की खुदाई हो, चाहे मोहनजोदड़ो की खुदाई हो, हर खुदाई से हमें कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले हैं। चाहे वो हम हड़प्पा के स्नानागार की बात करें, या फिर वहाँ के अन्नागार की बात करें, या फिर वहाँ के जो और तथ्य हैं और जो वहाँ की उस समय की विशेषताएं थी उनके बारे में चर्चा करें, तो हमें उसको देख के लगता है कि प्राचीन लोग भी इन सारी सुविधाओं से, इन सारी सुविधाओं को रखते थे और इनके माध्यम से अपने जीवन यापन का कार्य करते थे। तो ये भी एक स्रोत के रूप में कारगर सिद्ध होता है। प्राचीन भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करता है, नई राह प्रदान करता है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि साक्ष्य के रूप में हमें कई प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। जैसे घोड़ा के नाम, चावल, सौंदर्य प्रसाधन, इन साक्ष्यों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। घोड़ा के नाल का जो साक्ष्य मिला है, ये वर्तमान में हमारा भारत का एक राज्य गुजरात है जहां से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता था कि प्राचीन समय के लोग, उस जमाने के लोग भी घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। घोड़ा अपने खाद्य पदार्थ को ले आने, ले जाने या युद्ध के रूप में घोड़ों का इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये साक्ष्य बता रहे हैं कि ये कहीं न कहीं हमारे इस प्राचीन भारतीय राजनीति के स्रोत के अंतर्गत आ सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा चीज अब देखते हैं, खाद्य पदार्थ के अंतर्गत देखते चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। चावल के साक्ष्य में बताया जाता है कि प्राचीन लोग भी चावल का सेवन करते थे, जो कि उनके खाद्य पदार्थ के रूप में सम्मिलित किया गया है। और आगे देखें तो सौंदर्य प्रसाधन में, जिसमें चनोदड़ों का नाम आता है, वो इसको भी वहां से मिला है। पाकिस्तान से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। चूड़ी है और क्या कहते हैं, लिपस्टिक है। ये अन्य साक्ष्य जब मिलते हैं तो इसे साफ जाहिर होता है कि हमारी जो प्राचीन व्यवस्था थी, वो भी प्राचीन व्यवस्था के लोग भी इन समस्त सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते थे और उसकी चर्चा करते थे। हम उसका अपने जीवन यापन में एक नए तरीके से, नए तथ्य के रूप में सम्मिलित करते थे। तो ये हम प्राचीन भारतीय राजनीति के स्रोत के अंतर्गत इसकी चर्चा कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आज हमने आपको इस क्लास में प्राचीन भारतीय राजनीति के स्रोत के अंतर्गत उन समस्त तथ्यों का अध्ययन कराया, समस्त साक्ष्यों का अध्ययन कराया
जो कि हम प्राचीन भारतीय राजनीति को एक नई दिशा के रूप में उभर कर सामने आया है। तो मैं अगली क्लास में मैं एक नए तथ्य के साथ आपके सामने सम्मिलित होऊंगा। तब तक के लिए कितने मिनट बना?